हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर से और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 बोले तो 13वें चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये चैप्टर भी बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है भैया, लेकिन यहां से भी बहुत प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। एकदम नन्हे मुन्ने और बहुत ही, हमने बताया ना, सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरी तरीके से निपटारा हम कर देते हैं। चैप्टर आपका जो 13वां चैप्टर है भैया, ये है नाभिक। हमने बताया ना कि परमाणु और नाभिक से मिलाकर आपके टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन किए जाते हैं और इसमें आपका लॉन्ग वाला 2 से 3 है जो अक्सर 4 नंबर मतलब 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछा जाता है। बाकी आपके शॉर्ट वाले जो 3 नंबर में हैं, 2 नंबर में हैं, 1 नंबर में हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के भैया, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है तो इसलिए प्यारे बच्चों फालतू के मतलब यूं कह लें जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको बहुत ज्यादा भाई उनके बारे में बात करने से कोई मतलब है नहीं और ना तो अपने को बहुत इधर उधर का फालतू का बात करना है। ठीक है, टू द पॉइंट चीजों को समझना है। बस हमेशा से हमारी कोशिश होती है प्यारे बच्चों कि उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया नाभिक क्या है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन किया जाएगा ये जब भी आएगा नाभिक वाला तो ये भैया आपका 1 नंबर में, क्योंकि ये शॉर्ट वाला है कि नाभिक की परिभाषा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो नाभिक क्या होता है? किसी परमाणु के भीतर वह सूक्ष्मतम स्थान, या फिर यूं कह लें कि वह नाभिक के अंदर वह स्थान या वह भाग जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश क्या हो, उसी में निहित हो, तो उस छोटे से भाग को ही क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है भैया, और इससे रिलेटेड एक चीज ये ध्यान देना, कभी कभार न्यूक्लियन पूछ लेता है। क्या पूछता है भैया कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। यानी प्रोटॉन और न्यूक्लियन का जो सामूहिक रूप होता है, यानी इनका जो समूह होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियन कहलाता है। ठीक भैया, तो चलिए समझते हैं एक फिगर के माध्यम से, जिससे भैया अपन ले लेते हैं एक, ये क्या है? परमाणु है। परमाणु के अंदर भैया ये एक छोटा सा भाग है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बच्चों? इस छोटे वाले भाग में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या भैया? प्रोटॉन और प्लस का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ध्यान देना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो सामूहिक रूप होता है, यानी इनका योग होता है, वही न्यूक्लियन कहलाता है। तो अगर न्यूक्लियन पूछ ले तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सामूहिक रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। बाकी नाभिक की परिभाषा में हमने क्या बताया, क्योंकि है क्या भैया? ये क्या है? तो प्यारे बच्चों यही तो है नाभिक। तो नाभिक में हमने क्या बताया कि परमाणु के भीतर, क्योंकि ये है क्या प्यारे बच्चों? ये है परमाणु, ठीक है भैया, एटम। तो परमाणु के भीतर, ये परमाणु है, तो परमाणु के भीतर स्थित वह सूक्ष्मतम स्थान, या फिर यूं कह लें कि वह भाग जिसमें परमाणु का समस्त क्या होता है भैया? द्रव्यमान निहित होता है, या ये क्या है? अत्यंत भाई सघन धनावेशित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या है भैया? कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। ठीक है, और ये कई बार जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह में भी पूछा जाता है बहुविकल्पी में, ठीक है, कि नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो अपने को उससे नहीं मतलब, हमें भैया यहाँ बोर्ड एग्जाम से मतलब है। तो चीजें समझ में आ गई बबुआ कि किसी परमाणु के भीतर वह सूक्ष्मतम स्थान जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है और धनावेश स्थित होता है या केंद्रित होता है, उस स्थान को या उस भाग को नाभिक कहा जाता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है एक आपका, कई बार ये 2 नंबर में भी देखने को मिला है।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले अपन परमाणु क्रमांक के बारे में जानेंगे, फिर द्रव्यमान संख्या। तो भैया परमाणु क्रमांक क्या होता है और एक द्रव्यमान संख्या, इसको एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसको भैया? इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, एक आपको इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं। जैसे अपन कोई एक सैंबल मान लेते हैं, जैसे ये कोई मान लेते हैं कि परमाणु का सैंबल है, एक्स कोई एक परमाणु है। ठीक है भैया, एक्स कोई एक परमाणु है और यहां पे भैया हमने जैसे लिख दिया, यहां पे लिख दिया ए और यहां पे लिख दिया भैया जेड। तो ये जो ए होता है इसको अपन क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ा जाता है परमाणु भार। यहां पे लिखा जाता है ये परमाणु भार। और ये जो होता है भैया इसको बोलते हैं, एक मिनट, और ये जो होता है इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और ये जो एक्स है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा भैया सैंबल होता है, मतलब प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है। तो यहां पर अब एक चीज ध्यान देना, मतलब अगर जैसे आपके सामने अब हम लिख दें, यहां पे लिख दे भैया 12 और उसके बाद यहां मैग्नीशियम और उसके बाद भैया 24। अगर पूछ लिया जाए, इसमें कोई आपसे भाई पूछ ले कि परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कहेंगे 12। और पूछ ले कोई परमाणु भार कितना है, तो आप कहेंगे 24। अब भैया यहां पे ये जो परमाणु क्रमांक होता है, और वो परमाणु क्रमांक क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि कहा गया है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है भैया, वो परमाणु क्रमांक यानी जेड के बराबर होती है। और आगे ये भी कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी ये बराबर पी के भी होता है। मतलब हम यहां से साफ साफ कह सकते हैं, तो भैया ये जो जेड होता है इसी को आप चाहे तो क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन भी कह सकते हैं। और इसी को प्यारे बच्चों आप चाहे तो क्या है? इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आपको भैया ये चीज समझना होगा कि किसी नाभिक में उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस परमाणु क्रमांक और प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों के तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में छाप लेना। और जो द्रव्यमान मतलब संख्या होता है वो लगभग भैया, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्यारे बच्चों इतना याद रखना भैया, वो लगभग किसके बराबर होता है? तो ये लगभग बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के। ठीक है, द्रव्यमान संख्या के। तो हम अब द्रव्यमान संख्या निकलेगा कैसे? अभी देखा आपने भाई, द्रव्यमान संख्या नाभिक में क्या थे? न्यूक्लियन थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे। तो यूं कह सकते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो भैया ये पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि नहीं? एक से भैया एकदम सही से बताइएगा बबुआ। ठीक है, कोई इसमें कसर नहीं छोड़ना कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी जेड से दर्शाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये भैया प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो सकती है, मतलब होती है, हो सकती नहीं। तो हम यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि भाई प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एक ही चीज है। अब बात आती है कि द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हम यहां से लिख भी सकते हैं भैया, यहां पे लिख भी तो सकते हैं ना कि जो
द्रव्यमान संख्या, या फिर हम इसको परमाणु भार कह सकते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, ठीक है, ऐसे भाई द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को ए से दर्शाते हैं, ए बराबर पी प्लस एन, ठीक है, पी प्लस एन। और अब यहां पे एक चीज ये ध्यान देना, अब इस स्थान भाई पी के स्थान पे, प्रोटॉन के स्थान पे चाहे आप प्रोटॉन लिखो, चाहे इलेक्ट्रॉन लिखो, चाहे परमाणु क्रमांक लिखो, तो यहां पर भैया हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर हमको जैसे सॉरी न्यूट्रॉन भी यहां से निकालना हो तो एन बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस का पी। तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकालने का एक फार्मूला हो जाता है, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है भैया कि एन बराबर ए माइनस का जेड, ठीक है। जेड क्या है, वही चीज है कि परमाणु क्रमांक। जैसे कि अभी आपके सामने हमने एक चीज बताया था, ठीक है, एक मिनट इसको हटा दें। जैसे अभी हमने एक आपको बताया था कि 12 लिख करके मैग्नीशियम लिख करके 24 लिख दे। अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें प्रोटॉन कितने कितने हैं तो आप कहेंगे 12, इलेक्ट्रॉन कितने की हैं 12, कोई पूछेगा परमाणु क्रमांक कितना है 12। अगर आपसे पूछ ले भैया, क्या पूछ ले कि परमाणु भार कितना है, तो भैया परमाणु भार ए का मान कितना है तो 24 यहां पे। और न्यूट्रॉन पूछ ले तो परमाणु भार में जब ये घटा दोगे तो वही चीज तो है भैया, एन बराबर कब, जब ए में से कोई जेड घटाएगा, या ए में से हम कह सकते हैं पी घटाएगा, तो वही चीज जब हम 24 में 12 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल करके आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम इस पूरे फार्मूले की मदद से सब कुछ यहां पर क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए भैया इस बात को ध्यान देना भैया, यहां पर हम लिख भी दिए हैं बबुआ कि जो ए होता है सॉरी जो पी होता है बराबर ई होता है बराबर जेड होता है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भैया वो क्या कह रहा है कि एक एएमयू किसे कहते हैं और इसका किलोग्राम से क्या संबंध है, और इसका मान आपको कह रहा है एमईवी में ज्ञात करना है। और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये अक्सर भैया रेगुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना बबुआ, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसको परमाणु मतलब इसको ऐसे पूछा जाता है, एएमयू, ए क्या है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु मात्रक द्रव्यमान, कहेगा एक परमाणु मात्रक द्रव्यमान किसे कहा जाता है, इसका किलोग्राम से क्या संबंध है, और इसका मान एमईवी यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है, ठीक है भैया। अब देखिए परिभाषा तो एकदम सिंपल सी है, परिभाषा यह है कि कार्बन परमाणुओं के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहा जाता है। तो एक एएमयू कहा जाता है तो हम यूं कह सकते हैं भैया, हम यहां पे क्या कह रहा है कि कार्बन परमाणु के मतलब द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू, तो यहां से लिख सकते हैं कि एक एएमयू बराबर, एक एएमयू बराबर, तो भैया यहां पे 12वें भाग यानी 1/12, ठीक है, क्या है 1/12, और उसका भैया इसके साथ में आप अवोगाद्रो संख्या लिखेंगे कि 12 यहां पे n, ठीक है। तो यहां पर भाई ये 12वां भाग होता है ना, यही चीज तो कह रहा है कि ये क्या है कि एक मतलब बोल रहा है कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, अब कार्बन परमाणु यहां पे भैया लिखेंगे कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसी का 1/12वां भाग जो है वो एक एएमयू कहलाता है। तो यहां पे एक एएमयू बराबर जब लिखेंगे तो 1/12 लिखेंगे, और इसका भाई 12वां भाग तो 12 यहां पे नीचे एन, एन क्या है अवोगाद्रो संख्या या एवोगेड्रो संख्या होता है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो एक एएमयू बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो ये 1/n बचा। अब जो एन का मान होता है एक एएमयू बराबर
ये 1/n का मान कितना होता है 6.02 गुणे 10 के घात 23 होता है। ठीक है, ये अवोगाद्रो संख्या होता है। ठीक भैया, तो यहां से अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसको अपन लिख सकते हैं कितना कि 1 AMU बराबर लिख सकते हैं। देखिए जब इसको भाई अगर वैसे देखिए हम भाग 1 में लगाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा। तो ये लगभग अगर इसको देखेंगे काटेंगे तो ये 166 जाएगा गुणे 10 के घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का भैया ये 23। ठीक है, इतना जाएगा तो ये कितना 0.16 और गुणे 10 के घात माइनस का 23 इतना। अब यहां पे 1 AMU बराबर, अगर भैया जैसे एक अंक इधर खिसकाना है तो 1.6, जब भी इधर ले जाएंगे तो हमेशा घात, देखिए आगे जब ले जाते हैं भैया तो प्लस होता है, जब पीछे ले जाएंगे तो माइनस, जब पीछे ले जाएंगे तो 10 के घात माइनस का 24 हो जाएगा। ये ग्राम में चल रहा है। ठीक है भैया, तो अब जब इसको 1 AMU को किलोग्राम में लिखेंगे तो ये 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 24 तो ये रहेगा ही भैया। और भाई जब ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं तो 10 के घात -3 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 AMU बराबर ये 1.6 गुणे 10 के घात 24 3 27 माइनस का 27 किलोग्राम। तो कह रहा भैया इसका किलोग्राम से संबंध, तो प्यारे बच्चों हमने इसका भैया किलोग्राम के साथ संबंध निकाल दिया। अब किलोग्राम से संबंध हो गया, अब इसके बाद भैया इसका क्या है MEV में मान निकालना है भैया। ठीक है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया ये ज्यादातर आपका जो भी आता है यहीं से पूछा जाता है, ये इतना तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी भैया कई बार बहुविकल्पी में पूछा गया है कि 1 AMU बराबर कितना MEV होता है, तो भैया 931 MEV होता है। ठीक है, याद रख लो। ठीक, बस आपको केवल इतना याद रखना है भैया। बहुविकल्पी में ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कई बार, तो यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल्स में नहीं निकालना, बस इतना याद रखना किलोग्राम के साथ संबंध ये होता है। बाकी MEV में 1 AMU बराबर 931 MEV होता है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो है कि समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक क्या है। और ये तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और लगभग हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। याद रखना प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एकदम रियल में बता दें, एक तो समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये है, और एक जो सबसे ज्यादा चलता है वो है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, और बाकी जो एक संबंध था वो हमने बता दिया। तो चलिए समझते हैं भैया कि समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक होता क्या है। अगर हम आपको बता दें भैया, ये भाई वैसे तो जनरली ये अलग अलग पूछता है तो 2 नंबर का देता है। एक वजह से एक पूछ लेगा कि केवल समस्थानिक क्या है तो 1 नंबर देगा। अगर भैया उदाहरण के साथ 1 2 दे देगा 3, लेकिन 2025 के एक सेट में ये 5 नंबर में पूछा था कि समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, मतलब पूरा समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाओ। तो ये प्यारे बच्चों लॉन्ग में यानी 5 नंबर में आ गया था भैया। तो क्वेश्चन दमदार है, हर साल आता है। ठीक है, कभी कभार हो जाए वो बात की बात है, नहीं तो अक्सर पूछता है। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक
किसे कहा जाता है। रटने की तो जरूरत है ही नहीं। समस्थानिक में क्या होता है, बस एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, ये चीज मतलब नोट करना, एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है भैया, वो क्या हो, समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें अपन समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए समप्रोटॉनिक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए, ठीक है। तो इसमें और सबसे जरूरी चीज यह है कि ये एक ही भैया तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे भाई हाइड्रोजन का सबसे फेमस है, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में जैसे क्या होता है कि 1H1, ठीक है भैया, 1H1 हो गया, उसके बाद एक हो गया 1H2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से भैया 1H3 हो गया, और क्लोरीन के समस्थानिक में हो गया, जैसे भाई यहां पे Cl हो गया, ये 17 होता है, 35, ठीक है, 35.5 भी होता है, और इसी का एक समस्थानिक होता है 17, और यहां पे भैया Cl लिख के 37, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देना, तो इसे तो भैया वैसे देखें तो इसको बोला जाता है प्रोटियम, क्या बोला जाता है, प्रोटियम, ठीक है। इसे बोला जाता है भैया ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है, और इसे क्या कहा जाता है, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम कहा जाता है। तो अगर हम बात कर लें बबुआ, तो ये क्या है, तो भैया हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं कि नहीं, ये किसके समस्थानिक हैं, तो हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, और ये किसके हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्लोरीन के हैं, क्लोरीन के हैं। तो अगर आप देखें तो इधर इसको थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं, अब यहां पे अगर आप थोड़ा नजर डालें, ठीक है, तो कह रहा है कि एक ही तत्व के ऐसे, भाई यहां पर एक ही तत्व, याद रखना, एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिसमें भैया क्या हो, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन इनके जो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या हो, या यूं कह ले परमाणु जो भार है वो अलग अलग हो। जैसा कि आपने देखा कि परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो सबका परमाणु क्रमांक एक ही है। और यहां पर देखें क्लोरीन में, तो यहां पर भी भैया क्लोरीन के दोनों ही परमाणु हैं, बट इन दोनों का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इन दोनों का भी परमाणु क्रमांक 17 ही है, ठीक है भैया। तो यहां पे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। यहां भी परमाणु भार देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। ओहो, अभी तो संभारिक तो बचा ही है, चलिए देख लेते हैं, हमने सोचा बता दिया। अब देखिए संभारिक क्या है बच्चों, बस शब्द की गहराई को पकड़ो। इसमें बताया समस्थानिक, जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो। अब समभारिक कह रहा है, तो भैया ऐसे नाभिक जिसमें परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। तो हम कह सकते हैं ऐसे नाभिक जिसमें अब की बार परमाणु भार क्या हो भैया, समान हो, लेकिन प्यारे बच्चों परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो उन्हें क्रमशः मतलब क्या बोलेंगे भैया, तो उन्हें कहेंगे समभारिक, यानी जिसमें परमाणु भारों की संख्या समान हो वो समभारिक कहलाएगा। इसके अंतर्गत जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं भैया, जैसे एक हम हाइड्रोजन का समस्थानिक ले लेते हैं 1H3, यानी जैसे ट्राइटियम ले लिया, ठीक है, और एक भैया यहां पे हम जैसे ले लेते हैं हीलियम के नाभिक को 2He3, ये ले लिया, ठीक। तो इसमें अगर आप देखिए भैया, इसमें अगर आप नजर डालिए तो परमाणु भार क्या है, तो यह परमाणु भार इसका भी 3 है, क्योंकि ऊपर जो होता है वो परमाणु भार होता है,
और जो नीचे होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें भी परमाणु भार 3 है, इसमें भी परमाणु भार 3 है। इसी तरह से भैया अगर हम बात कर लें तो आप जैसे भाई कार्बन का तो वैसे जनरली क्या होता है 6 और 12 होता है, लेकिन उसका एक समभारिक जो होता है कार्बन का वो होता है, एक मिनट भाई, उसका होता है एक 6 और उसके बाद कार्बन भैया 14 होता है, 6 14 और नाइट्रोजन का भैया 7 और ये तो 14 होता ही है। तो अगर यहां पे अगर आप देखें भैया तो यहां पर भी भाई परमाणु क्रमांक तो अलग जगह, जैसे इसमें देखिए परमाणु क्रमांक इसमें 1 है इसमें 2, लेकिन इसमें परमाणु भार दोनों में 3 है। इसमें भी देखिए परमाणु क्रमांक इसमें 6 है इसमें 7 है, लेकिन परमाणु भार दो जो है भैया वो दोनों में कितना है 14 है। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा समभारिक, यानी जिसमें परमाणु भार समान हो वो समभारिक, नाम ही है समभारिक यानी समान भार हो, ठीक है, इनका परमाणु भार समान हो, तो ये हो जाएगा समस्थानिक और समभारिक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला है सम न्यूट्रॉनिक। वही समस्थानिक समभारिक हो गया सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या है भैया, देखिए आप शब्दों की गहराई को पकड़ना मेरे प्यारे रसूलों। कह रहा सम न्यूट्रॉनिक, तो ऐसे परमाणु भैया या मतलब ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है भैया, ऐसे नाभिक जिनमें मतलब ऐसे परमाणु होंगे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, वो क्या हो समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक भाई जैसे ले लिया भैया लिथियम और बेरिलियम। भाई लिथियम 3 है और यहां पे एक बेरिलियम का ले लिया 4 है, ठीक है, और इसका भाई 8 और इसका 7 होता है, ठीक है। और इसके बाद भैया इसी तरह से एक और ले लेते हैं हम, इसी तरह से कोई एग्जांपल और ले लिया, जैसे भाई सोडियम का और मैग्नीशियम का। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23। इसी तरह से मैग्नीशियम जो होता है वो 12 होता है और परमाणु भार 24। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन कि इसमें अगर बात कर लें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो जरा बताइएगा भाई। 7 भाई न्यूट्रॉनों की संख्या कब पता चलता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर हमने एक फार्मूला बताया था a माइनस जेड या a माइनस भाई n बराबर a माइनस चाहे p लिखो या n बराबर a माइनस e लिखो, हर वही चीज, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं। तो जब परमाणु भार में हम परमाणु क्रमांक घटाते हैं न्यूट्रॉन निकलता है, तो भैया 7 में से 3 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें भी 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों अगर आप देखिए तो भैया इसमें 23 में 11 घटाना है तो कितना आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी भैया वो 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इसमें 24 में 12 घटाइए, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अगर आप देखें भैया तो न्यूट्रॉन कितने कितने आ रहे हैं समान, सब में समान, ठीक है भैया। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, इसमें भी हमने बताया कि 4 ही हो जाएगा, इसमें भी घटाओ 4 ही हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या सब में बराबर आ रही है, ठीक है, सॉरी इसमें 4 लिख रहे हैं 12 हो जाएगा, ठीक, ये तो हमने उसके, तो यहां पर कितना 12। तो अगर इसमें देखें तो इन दोनों में 4-4 न्यूट्रॉन, इन दोनों में 12-12 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया ये शॉर्ट में कई बार पूछा गया है और इसकी जरूरत होती है आगे, ठीक है, कि नाभिक की त्रिज्या आकार एवं घनत्व लिखिए। कि नाभिक की त्रिज्या के लिए सूत्र कई बार पूछा गया है 1 नंबर में,
नाभिक का आकार कैसा होता है ये भी एक नंबर में पूछा गया है, और इसका घनत्व तो कितना होता है बहुविकल्पी में ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे नाभिक की त्रिज्या के लिए सूत्र भैया, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या के लिए भैया जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला होता है आर बराबर आर नॉट, उसके बाद इनटू का ए की पावर 1/3। ये नाभिक की त्रिज्या के लिए सूत्र होता है, ठीक है। और जहां पे ये भी चीज ध्यान देना भैया, ठीक है, कि आर नॉट क्या है और ए क्या है, ये चीज भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आर नॉट क्या है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है भैया, और ए क्या है, तो ए तो समझ ही रहे हैं भैया, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। ये हो जाता है नाभिक की त्रिज्या। अब उसके बाद आकार पूछ रहा है, तो भैया तो ये तो नाभिक की त्रिज्या हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज यहां पे आकार पूछ रहा है, तो नाभिक का जो आकार होता है, देखिए नाभिक का आकार जो होता है वो कैसा होता है भैया, गोलाकार होता है, ठीक है भैया, गोलाकार। अब बेलनाकार थोड़ी होगा, गोलाकार होता है, ठीक। तो और उसके बाद दो जो तीसरी चीज है भैया, तीसरी चीज यह है कि डेंसिटी मतलब घनत्व कितना। अब देखिए घनत्व के लिए भाई फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान संख्या बटे आयतन, लिखेंगे वो भी हम एक फार्मूले में निकाल कर आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना। बट अगर वैसे घनत्व जनरली पूछ लिया जाए तो घनत्व कितना होता है, तो सभी नाभिकों का घनत्व लगभग, नाभिक का घनत्व लगभग समान होता है, ठीक है। अब इसका जो मान होगा भैया, इसका प्यारे बच्चों जो मान होता है वो रो बराबर, रो पढ़ते हैं इसको, रो बराबर जो इसका मान होता है वो लगभग 2 गुणे 10 के घात में कितना होता है भैया, 2 गुणे 10 के घात में 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है उसका मान। तो ये रहा भैया नाभिक की त्रिज्या, आकार और डेंसिटी मतलब घनत्व के लिए भैया फार्मूला। आई बात समझ में, बड़ा ही प्यारा सा ये टॉपिक है। इन तीनों चीजों को याद रखना, कभी कभार ये तीनों एक साथ पूछ लिया जाता है 2 से 3 नंबर में। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है। अभी जो हमने बताया कि सभी के लिए समान होता है, तो इस बात को आप प्रूव कीजिए। अथवा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो घनत्व का सूत्र होता है उस सूत्र में कहीं ए नहीं होता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात कर लें भैया, ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी दमदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आता है प्यारे बच्चों ये 3 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता। अब एक चीज ध्यान देना भैया, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, तो भैया नाभिक का घन आयतन निकालेंगे। भाई आयतन निकालेंगे तभी घनत्व तो हम निकाल सकते हैं। तो नाभिक कैसा होता है, गोलाकार, गोले का आयतन क्या होता है ये भी सूत्र पता है। तो सबसे पहले निकालेंगे बबुआ कि नाभिक का आयतन,
नाभिक का आयतन निकालेंगे भैया, नाभिक का आयतन। अब आयतन के बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम V बराबर। अब एक चीज ध्यान देना, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 होता है पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है भैया। तो यहां पर भी तो अपन वही लिखेंगे, 4/3 और उसके बाद पाई आर क्यूब लिखेंगे। अब एक चीज ये भी ध्यान देना, चूंकि वी नो दैट आर बराबर आर नॉट और इंटू ए की पावर 1/3 होता है भैया, ये फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला प्यारे बच्चों यहां पर पुट कर देना है अपने को। जब हम ये मान रख देंगे भैया, तो ये मान जब रख देंगे तो यहां v बराबर 4/3 हो जाएगा पाई, और इस r के स्थान पे क्या रखेंगे भैया, आर नॉट, और उसके बाद ये हो जाएगा a बाई, मतलब a की घात में 1/3 हो गया। अब इतने का भैया क्यूब कर देना है, ठीक है ना, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो इसको जब हटाएंगे भैया तो हम यहां लिख सकते हैं v बराबर ये 4/3 हो गया पाई। अब इसको आर नॉट ये 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद भैया यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां जो a है तो ये a की पावर 1/3 है ही, और इंटू का ये 3 है। तो प्यारे बच्चों ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या है वो चीज ध्यान से समझिएगा। अब बचा है भैया कि v बराबर, बचा है v बराबर यहां पे 4/3 हो गया, इंटू का पाई हुआ और r नॉट 3, ठीक है, ये हो गया, और इंटू का यहां पे केवल और केवल a बच गया। अब यहां पे हम निकालेंगे क्या चीज, नाभिक का मतलब ये घनत्व। अब हम निकालेंगे घनत्व, ठीक है, डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है भैया, घनत्व रो बराबर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान का मतलब भी नाभिक का, द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान संख्या से है, और यहां पे भैया आयतन नीचे होगा, आयतन होगा, ठीक है। तो रो बराबर और भाई द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या है, तो द्रव्यमान संख्या भाई अब क्या होता है, ए होता है, द्रव्यमान संख्या ए होता है। और नीचे आयतन कितना है, तो ये 4/3 है पाई, उसके बाद ये आर नॉट, भैया यहाँ पे आर नॉट है, ये क्यूब है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद इनटू का भैया ये ए भी है, तो ए से एक कट जाएगा। अब बटे का बटे है बच्चों, बटे का बटे है, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भैया, क्या चीज हो जाएगा, रो बराबर, पी मत समझ लेना, रो है हल्का, ये तिरछा है, रो बराबर भाई बटे बटे है, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ये 3/4 हो गया, और नीचे कितना भाई, ऊपर ही चला जाएगा 3/4 पाई, 4 पाई इंटू ये आर नॉट क्यूब। यही क्या हो जाता है, घनत्व के लिए सूत्र हो जाता है, ठीक है भैया, यही घनत्व के लिए सूत्र हो जाता है। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इस फार्मूले में कहीं भी ए है नहीं, तो यहां पर यही तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए नाभिक का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। अगर इस फार्मूले में ए होता तो इसका मतलब उस पर निर्भर करता, ठीक है। और यहां पे नीचे अब हम लाइन में, एक लाइन में लिख देंगे, लिखेंगे, और यह घनत्व, ये जो घनत्व का मान है, यह घनत्व लगभग सभी नाभिकों के लिए, लगभग सभी नाभिकों के लिए समान होता है, ठीक है भैया। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला। आई बात समझ में, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। चलिए बबुआ जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है भैया कि नाभिकीय बल किसे कहा जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, अपन इसको ध्यान देना, ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। देखिए नाभिकीय बल क्या कह रहा है कि नाभिकीय बल क्या होता है। एक सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। जैसा कि भैया आपने फिगर में समझा है कि भैया ये एक परमाणु है और परमाणु के अंदर भैया ये क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक। और नाभिक में हमको ये भी पता है भैया प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को इनको भैया क्या है, बांध कर रखने में, ठीक है, बांध कर रखने के लिए जो भी बल आवश्यक होता है वो बल क्या कहलाता है भैया, कहलाता है नाभिकीय बल। यानी वह बल जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। तो इस बल को मतलब इस भाई इन कणों को बांधे रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होगी भैया वो बल ही क्या कहलाएगा, नाभिकीय बल कहलाएगा। अब नाभिकीय बल की कुछ विशेषताएं होती हैं बबुआ। नाभिकीय बल की विशेषताओं में बात कर ले भैया तो सबसे पहला है कि ये तीव्र आकर्षण बल होते हैं। यानी नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र बल होते हैं भैया। इन बलों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है। और अगला है कि ये वैद्युत मतलब ये जो बल होते हैं ये विद्युत बल नहीं होते हैं। और अगला है कि ये बल आवेश पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये हो जाता है नाभिकीय बल की विशेषताएं। हालांकि इसको मतलब ये रेगुलर क्वेश्चन हम नहीं कह सकते, याद रखना, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भैया कभी भी पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ पिछले भाई 1-2 साल से ये नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आया है तो नहीं आएगा। अगर सिलेबस में है तो भैया कब मूड चेंज हो जाए कोई नहीं जानता, ठीक। तो याद रखना कि नाभिकीय बल क्या होता है, ठीक भैया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है भैया। ये तो इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि इस पे छोटा मोटा नन्हा मुन्ना सा भैया न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। 1 नंबर में 2 नंबर में इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है वो क्या कहता है। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी, ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ हो उसके द्रव्यमान के कारण भी उसमें ऊर्जा होती है। आइंस्टीन ने यह बताया कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण यानी उसके भार के कारण भी उसके अंदर एक ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा को इन्होंने एक समीकरण के द्वारा दर्शाया, ठीक है भैया। उस ऊर्जा को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जिसको भैया E बराबर mc² से प्रेजेंट किया। E बराबर mc², ये द्रव्यमान ऊर्जा का क्या होता है भैया, समीकरण हो जाता है। जहां पे प्यारे बच्चों E क्या होता है, ध्यान देना भैया, E क्या है, M क्या है, C क्या है, तो सब कुछ जानना जरूरी है। E क्या होती है भैया, तो ये ऊर्जा को बताएगा। M क्या है, तो ये द्रव्यमान को बताता है, पदार्थ का द्रव्यमान। C क्या है भैया, ये प्रकाश की चाल है। की चाल कितना होता है भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक भैया। तो ये हो जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए सूत्र, ठीक है, याद रखना। इस पे न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान क्षति क्या है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बबुआ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे भैया, क्योंकि विगत कुछ ईयर से ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पे न्यूमेरिकल आपका कई बार 5 नंबर का पूछा गया है। कितने नंबर, 5 नंबर, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं। कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है, पहले परिभाषा जान लेते हैं।
देखिए द्रव्यमान क्षति, क्षति का मतलब ही होता है, ठीक है, नुकसान। अब द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान में, ठीक। तो यहां पे भाई परिभाषा सबसे पहले जानते हैं भैया, फिर इसका फार्मूला समझते हैं। किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान, अभी देखिए हमने एक चीज आपको बताया था कि जो परमाणु भार होता है और द्रव्यमान संख्या वो लगभग समान होते हैं, यानी पूरा इक्वल अपन बराबर नहीं मान सकते, उनका लगभग में आपस में बराबर होते हैं, हालांकि दोनों को हम एक ही नाम दे सकते हैं। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, और द्रव्यमानों के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। डेल्टा एम से दर्शाते हैं, मतलब जो डेल्टा एम होता है वो द्रव्यमान क्षति को बताता है। इसमें कह रहा है कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा, कैसा भैया, वास्तविक द्रव्यमान, मतलब जो उस नाभिक का पहले से द्रव्यमान रहा होगा, उस नाभिक में उपस्थित जो कण होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के, मतलब इससे हमेशा ये वास्तविक द्रव्यमान कम ही होता है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों, क्योंकि भैया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सामूहिक रूप से इसे कहा जाता है न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियानों का जो योग होता है भैया इससे हमेशा ये कम होता है। तो भैया तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान प्लस इसका वास्तविक द्रव्यमान, इसके बीच का जो अंतर होगा, इसी अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। आई बात समझ में? चलिए भैया अब इसको एक फार्मूले के माध्यम से समझा जाता है, ठीक है भैया। एक फार्मूले के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों कि जो द्रव्यमान क्षति होती है, ठीक है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति को भैया हम दर्शाएंगे, देखिए द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से दर्शाते हैं, ठीक है भैया, किससे, डेल्टा एम से। तो अपन लिखेंगे कि जो डेल्टा एम बराबर होता है, डेल्टा एम बराबर, ठीक, डेल्टा एम बराबर, अब यहां पे ध्यान देना भैया, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का तभी निकलेगा जब प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालेंगे प्लस न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा भैया, सबसे पहले परमाणु क्रमांक और प्लस एमपी लिखेंगे, इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो ये हो गया भैया पूरा प्रोटॉन, प्लस का भैया प्यारे बच्चों किसका, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का कब निकलेगा, जब ए में से जेड घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी, इंटू यहां पे एम इंटू एन लिख देंगे, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये तो पूरा का पूरा क्या होगा, न्यूक्लियन, अब इसको बोलेंगे न्यूक्लियन का द्रव्यमान, और ये भैया कम हो जाए, मतलब ये किससे, ये वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, इससे कम हमेशा वास्तविक द्रव्यमान होगा, वास्तविक द्रव्यमान जिसको एम अकेले से दर्शा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो इसी तरह से भैया ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा क्या चीज, द्रव्यमान क्षति, ठीक है। मतलब इस फार्मूले की मदद से द्रव्यमान क्षति निकाल सकते हैं हम, ठीक है। यहां पे सब कुछ जानना जरूरी है कि डेल्टा एम क्या है भैया, उसके बाद प्यारे बच्चों जेड क्या है, ठीक है, ये एमपी क्या है, ठीक है, एम एन क्या है, उसके बाद ए माइनस जेड क्या है, ठीक है, और उसके बाद भैया एक और चीज है कि एम क्या है। तो सब कुछ यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है भैया, सब कुछ लिख दे रहे हैं। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, ठीक। जेड क्या है, तो ये तो भैया चाहे हम प्रोटॉन बोलें, चाहे प्रोटॉन बोल दें, चाहे परमाणु क्रमांक बोल दें, ठीक है, प्रोटॉन कह दें या इसी को परमाणु क्रमांक कह दें, ठीक है। और एमपी क्या है, तो भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कह दें, ठीक है। एमएन क्या है, तो भैया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और ए माइनस जेड क्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या है, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या को बताएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे यहां प्रोटॉन की संख्या को ये बताता है। और उसके बाद भैया यहां एम अकेले क्या है, तो ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, क्या है, नाभिक
का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है द्रव्यमान क्षति। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया भैया? आई बात समझ में? तो इतना हो जाएगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया द्रव्यमान क्षति में। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, हाँ सुन लीजिएगा, कहीं कहीं इसको कैपिटल एम में लिखा होता है, तो भैया इसमें कंफ्यूज ना होना बच्चों, नहीं तो भाई हम इसको कैपिटल ही बना देते हैं। नहीं हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी फटाक से आएंगे, तुरंत बोलेंगे सर हमने तो देखा, हमारे सर बताए थे कैपिटल एम होता है, आपने स्मॉल एम बता दिया, तो ऐसा कैसे होगा? तो हम उसमें कोई कंफ्यूजन ही ना छोड़ें। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम आप लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा भैया। और ये किसको बताएगा प्यारे बच्चों? तो ये बस हमने बताया ना कि वही चीज है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। और ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, ये फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है पूरा बच्चों, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल 3 नंबर का या पूरे लॉन्ग में 5 नंबर का बनता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? यह भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यह भी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधन ऊर्जा किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा। देखिए बंधन ऊर्जा क्या है, नाम ही है बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है कि जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब न्यूक्लियन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता हो उस ऊर्जा को बोलते हैं भैया बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा प्यारे बच्चों जितनी अधिक होगी नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब बंधन ऊर्जा अधिक होने पर परमाणु के अस्थायित्व मतलब की मात्रा, मतलब जो हम यूं कह लें प्रकृति बढ़ जाएगी, और नाभिक में जो बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी परमाणु उतना ही कम स्थायी होगा। ये चीज ध्यान देना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए भैया। हो गया? चलिए आगे चलते हैं बुआ। अगला है नाभिकीय विखंडन क्या है, और नाभिकीय यहाँ पे इसका उदाहरण देना है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, और ये भी हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक होता है, किसी न किसी रूप में ये आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ आए या फिर ना आए, लेकिन नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन तो भैया रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए इसमें अंतर भी पूछा, 2025 का ही पेपर उठा लो भैया, आपको ये 2 से 3 सेट में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन क्या है? विखंडन का मतलब ही होता है बच्चों टूट जाना। ठीक है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, याद रखना। तो भैया नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना। तो परिभाषा समझ लेते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले, कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए यानी बौछार की जाए तो वह 2 समान हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि जब किसी भारी नाभिक पर, यानी जब भारी नाभिक क्या होता है हल्के नाभिकों में टूट जाए, विखंडित हो जाए भैया, तो ये घटना जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। ठीक, और नाभिकीय विखंडन के दौरान अपार ऊर्जा यानी इसमें अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हालांकि ये एक नियंत्रित वही श्रृंखला भी बनाती है। ठीक है, तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी तो इसका उदाहरण ही है। जैसे यूरेनियम 92 भैया, इसका एक फेमस एग्जाम्पल है यूरेनियम 92 भैया, और 235 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और इस पे न्यूट्रॉन की बौछार की गई।
ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, और न्यूट्रॉन की भैया इस पे क्या की गई बच्चों, बमबारी की गई, ठीक है, न्यूट्रॉन की बौछार की गई। तो ये क्या होता है, तो ये बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, ठीक है। एक तो भैया ये बेरियम, यहां पे 56 इसका एटॉमिक बात कर लें, एटॉमिक मास कितना हो जाता है 144। तो ये परमाणु क्रमभार हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया। बेरियम और प्लस का क्रिप्टॉन के आर, ये कितना बनाएगा भैया 36 होता है, और ये 89, ठीक है। और साथ में बच्चों यहां पे ये 3 अणु कितने, ये न्यूट्रॉन के हो जाएंगे, और साथ में प्यारे बच्चों यहां पे एनर्जी, मतलब कि भैया ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भाई एक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम। तो जब हमने क्या किया भैया, यूरेनियम पर यहां पे ये क्या है, न्यूट्रॉन, यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन की बौछार किया, तो ये एक बेरियम, और यहां से देख रहे हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के दो नाभिकों में, दो हल्के नाभिकों में टूट जा रहा है, और साथ में यहां ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है। तो ये जो घटना होगी, इस घटना को क्या कहा जाएगा भैया, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बस देखिए टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं जाना। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हैं पूरा एक व्याख्यात्मक रूप में, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। हमने क्या बताया, बस यही बताया कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह दो समान हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को या फिर इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिएगा अगला, अगला क्या है, नाभिकीय संलयन, इसी में तो है नाभिकीय संलयन। भैया क्या है, देखिए दोनों साथ में चलता है। जैसे लॉन्ग में पूछ ले तो कभी कभार हमने बताया ना, पूरा 3 नंबर में, अलग अलग पूछ ले 2-2 नंबर में आ जाएगा नाभिकीय संलयन क्या। और एक चीज और भैया, ये भूल गए, एक चीज और पूछा जाता है कि इसके उदाहरण लिखाइए। या ये तो क्या है, पूरा का पूरा एक मतलब समीकरण है। जैसे भाई परमाणु बम, भाई परमाणु बम जो होता है, ठीक है, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और जैसे एक होता है भैया क्या है, परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी, ठीक है। तो ये क्या है, नाभिकीय विखंडन के उदाहरण होते हैं। अब उसके बाद जैसे है भाई नाभिकीय संलयन क्या है, और ये भी हमको उदाहरण सहित समझाना है। नाभिकीय संलयन किसे, संलयन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों जुड़ना, संलयन का मतलब है जुड़ना। अब की बार इसी का उल्टा कर दो, तो उल्टा में क्या लिखना है कि जब भाई क्या होते हैं, दो भाई हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर दे। अभी तक क्या था, एक भारी नाभिक भाई दो हल्के नाभिकों में या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जा रहा था, और अब की बार दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जब मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर दे भैया, तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर यानी मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर दें भैया, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपके सामने, जैसे ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिक हैं भैया, ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिक हैं यहां पर, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा हम बड़े से, जैसे भैया यहां पे लिख लिया कि ड्यूटेरियम 1H2, उसके बाद यहाँ पे ये 1H2, तो ड्यूटेरियम के दो भाई क्या है, हल्के नाभिक जब मिलते हैं भैया, तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये एक क्या होता है, ट्राइटियम का एक नाभिक बनाता है, साथ में ये प्रोटियम का, ठीक है, एक नाभिक बनाता है, और इसके साथ ही भैया ऊर्जा उत्पन्न होती है।
फिर उसके बाद ये भैया जो ट्राइटियम का नाभिक होता है, ये फिर से ड्यूटेरियम के नाभिक से मिल करके प्यारे बच्चों ये हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। किसके प्यारे बच्चों? तो ये हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। और साथ ही भैया यहां पर क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रॉन, और ये हो जाएगी ऊर्जा। ठीक है भैया, तो ये जो एग्जाम्पल है, तभी 3 2 5 हुआ, 4 1 5, यहां 2 सब बराबर है। तो समझ में आ गया भैया। तो नाभिकीय विखंडन में भाई भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक भारी नाभिकों में क्या होता भैया? मतलब हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम देख लें भैया, तो इसमें जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सूर्य, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण सूर्य है। और दूसरा है भैया हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम या सूर्य ही याद रखिए सबसे प्रमुख एग्जाम्पल। तो सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन के रूप में मिलती थी। ठीक है, ये एक अनियंत्रित श्रृंखला होती है, यानी इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे कम होती है, यानी इसमें भाई जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन में वो नाभिकीय विखंडन से ज्यादा ऊर्जा होती है। वैसे भी पता है भैया सूर्य में कितना ऊर्जा है, आपको मालूम ही होगा। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। देखिए ये अंतर वाला क्वेश्चन भी कभी कभार हमने बताया ना, परिभाषा ना पूछकर अंतर के रूप में पूछता है। ठीक है, याद रखना कई बार पूछा गया है। तो भैया अंतर के तरीके से कैसे पूछता है, चलिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एक तरफ लिख लेते हैं बबुआ कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, एक तरफ नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अब ध्यान से समझना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन यह भारी नाभिकों में होती है, भारी नाभिकों में होती है, यानी भारी नाभिक में ही तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है। और जो संलयन की प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों कि भैया यह हल्के नाभिकों में होती है, हल्के नाभिकों में होती है, हल्के नाभिकों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है भैया। और दूसरी बात कर लें भैया, जो नाभिकीय विखंडन है कि यह साधारण ताप पर होती है, साधारण ताप पर होती है, मतलब साधारण ताप पर यह संभव है। बट नाभिकीय संलयन जो है कि यह साधारण ताप पर संभव नहीं है, संभव नहीं है, साधारण ताप पर भैया ये संभव नहीं है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन में बात कर लें कि इसमें उत्पन्न ऊर्जा कम होती है, यानी उत्पन्न ऊर्जा की जो प्रतिशतता होती है, मात्रा होती है, वो भैया कम होती है। और जो प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन में, तो यहां पे लिखेंगे इसमें उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है, अधिक होती है, यानी उत्पन्न ऊर्जा की जो प्रतिशतता होती है वो अधिक होती है। आई बात समझ में भैया? तो एक अगला है कि जो नाभिकीय विखंडन है यह नियंत्रित श्रृंखला होती है। और इसमें क्या होता है कि यह
अनियंत्रित श्रृंखला श्रृंखला होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 4 याद रखो, बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया भैया। तो ये रहे आज के भाई चैप्टर के सारे मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।